हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेई 2023 के मेंस के लेक्चर्स में, जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एसएससी जेई 2023 के मेंस के पेपर में। चूंकि ये पेपर हमारे पास पहली बार हो रहा है, तो क्वेश्चंस के आने की संभावना अभी हम ये मानकर चलते हैं कि गेट और ईएसी लेवल के ऐसे क्वेश्चंस जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड में थोड़े से कॉन्सेप्चुअली होकर और आसानी से सॉल्व हो सके, ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आइए चलिए ऐसे ही किसी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट लेट अस स्टार्ट द सेशन। हमारे पास एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे आप लोगों को देने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो क्वेश्चन सेशंस आप यहां पर देख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सेशंस हमारे पास इन द कंप्लीट बैच। यहां तो आपको कुछ लिमिटेड लेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इससे शायद 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आपको लेक्चर्स ऐसे ही एसएससी जेई 2023 के मेंस के बैच में देखने को मिल रहे होंगे, जहां पर आपको प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी। कई सारे सेशन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। रिवीजन बैच भी आपका यही कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर आपको क्विक रिवीजन लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पर अगर कोई सब्जेक्ट आपका मिसिंग है और आप उसे कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं, दिस आर दी लेक्चर्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। आपके पास टेस्ट सीरीज भी होगी इसी बैच के अंदर, साथ में आपको जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मिल रहे होंगे, और इन्हीं सारे सेशनों का पीडीएफ आपको मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इन दिस लेक्चर, ये जो हमारे पास फोर्थ लेक्चर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जहां पर हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इफ यू टॉक अबाउट, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रैपिड सैंड फिल्टर फॉर अ टाउन विथ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 mld इज टू बी प्रोवाइडेड विथ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ दिस मच। मतलब कि क्वांटिटी कितनी ट्रीट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमें दे रखी है और उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दे रखा है, विद बैकवॉश सिस्टम दे रखा है। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द फिल्टर एंड इट ड्रेनेज सिस्टम टू द नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन। चलिए ठीक है, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करी है, ये एक हमारे पास जो है वो कंसिडरेबल पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन पर काम किया जा सकता है। चलिए, तो देखो बेसिक सी इंफॉर्मेशन पहले तो पता होनी चाहिए कि आपके पास जो आपको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात की गई है, उसकी जरा यूनिट को समझो। दिस इज गिवन टू यू एज क्या, लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। और वहीं पर आपके पास जो क्वांटिटी है, कितना ट्रीट हमारे पास, कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके पास जो है वो क्वांटिटी इज गिवन टू यू एज हाउ मच इन द यूनिट ऑफ मिलियन लीटर्स पर डे। तो मैं इसे लिखता हूं लीटर्स पर डे। आप जरा देखो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट एरिया, और यहां पे आपके पास जो एरिया मिलेगा आपको, दैट एरिया इज गोइंग टू बी, कैसे मिलेगा आपको एरिया, तो एरिया मिलेगा आपको जो भी आपको क्वांटिटी ट्रीट करना है डिवाइडेड बाय आपने जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किया, उसी से आपको आपके फिल्टर का एरिया मिल सकता है। सो इफ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम, कितना हो सकता है, तो बात करते हैं एरिया इज इक्वल टू, डिस्चार्ज इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 1 mld, तो 10 टू द पावर 6 लीटर्स पर डे लिखा जा सकता है। और यहां पर आपके पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज गिवन टू यू एज हाउ मच, 4000, तो 4000 ये लिखा हुआ है लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। तो अगर लीटर से लीटर कैंसल आउट होता है, आप अगर डे को आवर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बनेगा 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दिस वुड कम आउट टू बी एज 4000 इंटू 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो फिर आवर से आवर कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर स्क्वायर। तो जब आप 10 टू द पावर 6 को 4000 और 24 से डिवाइड करोगे, सो व्हाट एरिया यू आर गोइंग टू गेट इज, एरिया निकल कर आएगा आपके पास, जस्ट लेट अस कैलकुलेट इट, कितना आंसर आ सकता है। तो आंसर बनेगा हमारे पास डिवाइड बाय 4000 डिवाइड बाय 24, दिस कम्स आउट टू बी 10.42 मीटर स्क्वायर। अब एक बात जरा समझो, आपके पास यहां पर एक कंसिडरेशन लेके चला जा सकता था, और वो क्या था, दैट वाज हमारे पास 2 to 5% एक्स्ट्रा क्वांटिटी, 2 to 5% एक्स्ट्रा क्वांटिटी। अगर ऐसी कुछ बात नहीं लिखता
नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखता तो हमें वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेकर भी चलनी पड़ती, क्योंकि जरा समझो आप बात, एक रैपिड सेंट फिल्टर है फॉर अ टाउन विथ वाटर रिक्वायरमेंट, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ये है, तो हमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इज टू बी प्रोवाइडेड विथ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिस मच, तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ये है, हमें तो बैकवॉश सिस्टम के लिए एक्स्ट्रा 2 से 5% पानी चाहिए ना, तो चाहिए तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ट्रीट करनी पड़ेगी 2 से 5%। इसी वैल्यू में मैं 1.05 का मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती, अगर इसी में मैं 1.05 मल्टीप्लाई करता तो फाइनल आंसर में हमारे पास क्या बन जाता, एरिया इक्वल टू 10.42 इंटू 1.05। एक्स्ट्रा 5% क्वांटिटी लेकर चल रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एस इंटू 1.05, तो ये बनेगा 10.93 मीटर स्क्वायर। दोनों आंसर्स ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो ज्यादा अंतर आ नहीं रहा है, और यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन की बात की है तो 10 को ले नहीं चल सकते क्योंकि 10.42 चाहिए ही चाहिए, तो सिलेक्ट तो 11 वाला ही करना पड़ेगा। और पहली बात तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन की बात करी, इनमें से जो है वो हम अगर इसको निग्लेक्ट कर दे और इसको भी लेके चले तो भी काम हो जाएगा। 10.42 मीटर स्क्वायर है, अप्रोक्सीमेशन में 11 को यूज करते चलते हैं तो हमारे पास टेकिंग एरिया इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। हम ये जानते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो हमारा परफोरेशन सिस्टम होता है उसमें टोटल एरिया कितना चाहिए होता है, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ जो परफोरेशन की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास कितना आएगा, तो टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन जो हमारे पास आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0.2% ऑफ टोटल एरिया। तो टोटल एरिया का 0.2% मतलब ये होता है 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11, तो ये बनेगा 11 इंटू 2, 11 इंटू 0.2 बनेगा 2.2 डिवाइडेड बाय 100 वुड कम आउट टू बी ए 0.022 मीटर स्क्वायर के बराबर, तो ये आएगा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। तो 0.022 के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा है, आंसर इज कमिंग आउट टू बी दिस, और यही हमारा सही आंसर भी है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अगले सवाल पर उतरते हैं। व्हाट इज द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल इन अ वाइड बॉडी ऑफ वाटर? जब तक वाइड बॉडी ऑफ वाटर लिखा है मतलब आसानी से डिस्क्रीट सेटलिंग हो सकती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। व्हेन दी रिलेवेंट रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 0.5, रेनॉल्ड्स नंबर जब भी 1 से कम होगा और छोटे साइज की पार्टिकल की सेटलिंग के टाइम पे 1 से कम होगा तो फ्लो को लेमिनार माना जाएगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि डाया ऑफ पार्टिकल कितना है। द डाया एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल is 2 into 10 to the power minus 3 सेंटीमीटर, 2 into 10 to the minus 3 सेंटीमीटर, तो 2 into 10 to the minus 3 सेंटीमीटर हमें इसमें चेक करना पड़ता है कि ये हमारे पास 0.1 mm से छोटा है या नहीं। तो जरा देखना इधर, अगर मैं सेंटीमीटर को mm में लिखूंगा तो ये बनेगा 10 mm, तो 10 to the power minus 3 into 10 बनेगा 10 to the minus 2, और 10 to the minus 2 बनेगा 0.02, तो 0.02 mm 0.1 mm से छोटा होता है, तो यस वी कैन अप्लाई द लॉजिक ऑफ कि रेनॉल्ड्स नंबर 1 से छोटा है और डाया ऑफ पार्टिकल 0.1 mm से छोटा है, तो ऐसे केस में रेनॉल्ड्स लॉ स्टोक्स लॉ जो है वो हमारे पास एप्लीकेबल है, और उसका हमारे पास जो है वो जी की वैल्यू भी दे रखी है, वाटर का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास दे रखी है। तो हम बात करते हैं यूजिंग स्टोक्स लॉ, नहीं आपको ये जानना भी जरूरी है, हियर आपका रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1 एंड डाया ऑफ पार्टिकल, यहां पार्टिकल का डाया जो है इज ऑल्सो लेस देन 0.1 mm, हेंस हम लिख सकते हैं हेंस स्टोक्स लॉ इज वैलिड, हेंस स्टोक्स लॉ इज वैलिड। और स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला बनता है कि हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का तरीका है g-1 इंटू GD² अपॉन 18 म्यू के बराबर। अब ध्यान ही रखना होता है डाया जो है वो मीटर में रखते हैं, हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में रखते हैं, तो वेलोसिटी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलती है। तो जरा ध्यान से समझना, 2.65 माइनस 1 करेंगे और इंटू 9.81 करेंगे, और डाया जो है वो हमारे पास पार्टिकल का किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अब ये सेंटीमीटर में, मीटर में करने के लिए 10 टू पावर माइनस 2 की पावर 2 स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 18, तो 18 म्यू में काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 2 इंटू 10 टू द पावर
-2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने जाऊंगा तो हमारे पास जो है वो बनेगा 10⁻²। तो 10⁻² मतलब 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड बनेगा। अब जो आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा? दैट आंसर इज गोइंग टू बी इनटू द फॉर्म ऑफ किस में? सेंटीमीटर पर सेकंड में डायरेक्टली आ जाएगा। जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, क्या लिखता हूं मैं? इसे लिखता हूं 1.45 इंटू 9.81 इंटू ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2, हमारे पास कुड कम आउट टू बी एज कितना? 36 के बराबर। अब जरा देखो क्या बचा हुआ है, 10⁻³ और -2 बनेगा -5। -5 का स्क्वायर करेंगे बनेगा -10, नीचे है -6, ऊपर जाएगा +6, तो बचेगा हमारे पास ऊपर क्या? 10⁻⁻4। क्या बचेगा? 10⁻⁻4 के बराबर। तो हमारे पास यहां पर इसको जरा कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आंसर आएगा? दिस वुड कम आउट टू बी एज 1.45 इंटू 9.81 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आ रहा है हमारे पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर, ये 1.45 क्यों हो गया? ये 1.65 होगा ना? अच्छा ये मैंने गलत कर दिया है, फिर से करते हैं इसको जरा। 1.65 इंटू 9.81 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 36, तो ये बनेगा हमारे पास 1.79। -4 हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज इन द फॉर्म ऑफ कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में। इसी को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किस में आ जाएगा हमारे पास? ये क्वांटिटीज कमिंग आउट 2 10 to -6 10, तो -10, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये बनेगा 1.79 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये बनेगा 0.0179 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है 0.0179, तो 0.018 लिख सकते हैं। 0.018 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, और यही बनेगा हमारे पास क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड में द करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है हमसे, इफ द लेंथ डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर फिल्टर बेड इंक्रीजेस टू 2 times while the rate of the filtration remains unchanged, the amount of water filtered would be। अभी हम लोगों ने देखा था जो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर्ड होता है, अमाउंट और डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या था? एरिया ऑफ फिल्टर के बराबर था इनटू द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब उसने बोला है कि आपके पास एक स्क्वायर फिल्टर है, आपने इसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। आपने इसको डबल कर दिया। पहले इसकी लेंथ L थी और साइड भी L थी, अब आपने इसको 2L कर दिया और साइड भी 2L कर दी। तो हमारे पास अब अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन नहीं बदलेंगे तो अमाउंट और डिस्चार्ज में क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इसे अगर मैं लिखता हूं इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन विच इज इक्वल टू L इंटू L इंटू ROF को मान लो X कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास L² X। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? हमारे पास डिस्चार्ज को नाउ अब क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ेगा? ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ेगा? तो एरिया इंटू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो वही है, एरिया कैसे बनेगा? 2L इंटू 2L, 2L इंटू 2L इंटू एक्स के बराबर, तो ये बन जाएगा 4L² X के बराबर। तो हमारे पास 4 इंटू हमारे पास 4 टाइम्स हमारे पास आंसर आ गया हमारा, 4 टाइम्स के बराबर हमारे डिस्चार्ज में अंतर आ जाएगा। आई के बाद समझ में कितना अंतर आ जाएगा? 4 गुना का अंतर आ जाएगा। ठीक है, वुड बिकम 4 टाइम्स। अगला सवाल क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओवरफ्लो रेट ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक। ओवरफ्लो रेट ऑफ अ सेडिमेंटेशन टैंक, जरा इस बात को समझिएगा, जो हमारे पास सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है, सरफेस
ओवरफ्लो जो रेट होता है विच इज रेफर्ड एज वी एस, इसी को हम कहते हैं कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की, कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी विच इज इक्वल टू, क्या कहा जा सकता है इसे, डिस्चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और इसी को लिखा जा सकता है क्या, हमारे पास G-1 GD² अपॉन 18 म्यू। बिल्कुल सही बात है। अब पूछा है कि क्या हमारे पास ये जो सेटलिंग वेलोसिटी है टेम्परेचर ऑफ वाटर की वजह से अफेक्ट होगी। टेम्परेचर की वजह से हमारे पास हमारी विस्कोसिटी अफेक्ट होती है पानी की। टेम्परेचर बदलेगा, विस्कोसिटी अफेक्ट होगी, तो पार्टिकल की सेटलिंग हमारे पास उतनी ही ज़्यादा, टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है, पार्टिकल आसानी से सेटल होगा। टेम्परेचर के कम होने से विस्कोसिटी कम हो जाती है तो पार्टिकल आसानी से सेटल नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। साइज ऑफ पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड डज नॉट अफेक्ट द ओवरफ्लो रेट। क्यों नहीं अफेक्ट करेगा यार, कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी है, अगर हमारे पास ये बदलेगा तो ये क्यों नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। देख लो आप जरा, डाई ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, बिल्कुल बदलेगा। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड अफेक्ट द ओवरफ्लो रेट, बिल्कुल। जब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रही, जितना ज्यादा डेंस पार्टिकल होगा, जितना ज्यादा हमारे पास डेंस पार्टिकल होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल अफेक्ट करता है। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट, हमारे पास ये भी हमारा अफेक्ट करेगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। 1 and 3 ओनली, क्या लिखा हुआ है, अच्छा डज नॉट अफेक्ट, पता नहीं मैंने क्यों डज नॉट नहीं पढ़ा। ठीक है फिर, तो डज नॉट जो है अगर लिखा है तो हमारे पास वो बात सही है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट करेक्टली, लेकिन डज नॉट मतलब मैंने जो है पढ़ा, डाई ऑफ पार्टिकल बिल्कुल अफेक्ट करता है, तो डज नॉट अगर लिखा हुआ है तो ये गलत है, अगर डज नॉट लिखा हुआ है तो फिर ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, 1 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अ सर्टेन वाटर नीड्स एलम ट्रीटमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 ppm। अ सर्टेन वाटर नीड्स एलम ट्रीटमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 ppm। हाउ मच एलम इन क्विंटल्स पर डे वुड बी नीडेड टू ट्रीट 10 mld ऑफ वाटर। कितना एलम चाहिए पड़ेगा, पहले तो समझो एलम की क्वांटिटी हमारे पास ppm में दे रखी है। हमारे पास एलम रिक्वायर्ड 10 ppm इसे कहते हैं, विच इज इक्वल टू 10 mg पर लीटर। 1 लीटर में इतना चाहिए होता है, तो हमारे पास क्विंटल में कितना चाहिए पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास हम लिख सकते हैं वाटर ट्रीटेड, कितना ट्रीट कर रहे हैं, 10 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। तो हमारे पास टोटल एलम कितना रिक्वायर्ड होगा, टोटल एलम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पर लीटर इंटू लीटर ट्रीटेड, तो हमारे पास यहां पर ये बनेगा 10 mg पर लीटर, और साथ में कितना लीटर ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। ये कैंसिल आउट होता है, ये बना हमारे पास 10⁶, तो मिलीग्राम को केजी में कर देंगे तो बन जाएगा ये 100 kg पर डे, और 100 kg होता है 1 क्विंटल। क्या होता है, 1 क्विंटल। तो इन्होंने पूछा भी क्विंटल्स पर डे में है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 क्विंटल पर डे के बराबर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर हमारा सही निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा है, 10 mld वाटर इज टू बी क्लोरिनेटेड इन अ क्लियर वाटर रिजर्वायर। एक क्लियर वाटर रिजर्वायर में 10 mld हमें ट्रीट करना है विथ 0.8 mg पर लीटर ऑफ क्लोरीन डोज। तो क्लोरीन का डोज हमें 0.8 mg पर लीटर रखना है विथ प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ दिस मच। कॉन्टेक्ट टाइम का पहली बात तो ये हमारे क्लोरीन के कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं होता। पूछा है रिक्वायर्ड CWR कैपेसिटी नियरली कितनी होगी, क्लियर वाटर की कैपेसिटी कितनी होगी, तो 10 mld का पानी ट्रीट करना है, कैपेसिटी कितनी होगी। तो हमारे पास यहां पर कैसे इसको सोचा जा सकता है, जरा सोचिएगा आप। आपके पास
क्या हुआ, 1 मिलीग्राम मतलब 1 लीटर के लिए इतने मिलीग्राम का डोज होता है और 10 ml का वाटर आपको ट्रीट करना है। तो आपके पास क्लियर वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी हमारे पास कितनी होनी चाहिए? तो हमारे पास यहां पर डायरेक्टली गिवन टू अस इज डिस्चार्ज और साथ में हमें mg पर लीटर इज गिवन टू अस। तो कैपेसिटी पूछी गई है एंड कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, चलिए ठीक है। तो हमारे पास 40 मिनट का समय लगेगा। अब 40 मिनट का समय लगेगा हमारे पास, तो उस पर कैसे सोचना है ज़रा देखना आप। तो आपके पास यहाँ पर जो है क्वांटिटी दे रखी है, या डिस्चार्ज कहता हूँ मैं आपको। डिस्चार्ज इज गिवन टू यू एज हाउ मच, 10 mld मतलब 10 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। अब ये आपके पास जो है वो डिस्चार्ज है। आपको ये पता है कि आपके पास क्लोरीन का डोसेज जो होता है वो हर 1 लीटर में इतना होता है और उसको लगते हैं 40 मिनट का समय। तो आपके पास यहां पर अगर देखा जाए तो कितनी क्वांटिटी या कितनी क्वांटिटी आपके पास, आपको कितना बड़ा टैंक बनाना पड़ेगा जिसमें 40 मिनट का समय मिले इतनी क्वांटिटी को ट्रीट कराने के लिए। तो दैट वुड कम आउट टू बी एज हाउ मच, 10 इंटू 10⁶ लीटर्स पर। अब हमारे पास डे को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किस में, आवर्स में, तो ये बनेगा हमारे पास 24 इंटू हमारे पास एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे और मिनट में कर लेते हैं तो बनेगा 60 मिनट्स के बराबर। तो ये बनेगा हमारे पास 10 इंटू 10⁶ लीटर। लीटर को काम करते हैं मीटर क्यूब में कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 मिनट्स के बराबर। अब हमारे पास ये तो आ गया मीटर क्यूब पर मिनट के रेट से डिस्चार्ज। हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर चाहिए, कैपेसिटी चाहिए हमें। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, तो दैट वुड कम आउट टू बी एज डिस्चार्ज इनटू टाइम अवेलेबल। तो वो बनेगा हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 40। तो मीटर क्यूब बचेगा, मिनट से मिनट चला जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, जरा इसको चेक कर लेते हैं। दिस वुड कम आउट टू बी एज, ये है 10⁻³ 10⁻6 बनेगा और 10⁻6 में हम 10⁻³ बनेगा, उसमें 100 मल्टीप्लाई 10⁻4 बनेगा। तो 10⁻4 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60 और इनटू करेंगे 40 से, तो आंसर वुड कम आउट टू बी एज 277 पॉइंट मीटर क्यूब, 277.77 मीटर क्यूब। नियरेस्ट आंसर हमारे पास जो है वो कौन सा है, बी आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है कि क्लोरीन का क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया क्लोरीन के क्वेश्चन में कभी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये क्वेश्चन क्लोरीन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेबल कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ टाइम की बात कर ली, यहां पर डिस्चार्ज की बात कर ली, वॉल्यूम निकलवा लिया। तो सवालों को ऐसे भी समझना पड़ेगा क्लोरीन डोसेज का सिर्फ और सिर्फ ये डाटा जो है वो बिना मतलब के प्रेजेंट किया गया है। तो क्लोरीन के क्वेश्चन में जब भी हमारे पास सवाल आते हैं जनरली टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैपिड सैंड फिल्टर सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर फिल्टरिंग ऑफ 10 mld वाटर अज्यूमिंग फिल्ट्रेशन रेट ऑफ दिस मच। अभी सॉल्व किया हमने क्वेश्चन, तो एरिया जनरली क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, हाँ या ना, ये अभी पढ़ा हम लोगों ने। हमारे पास डिस्चार्ज दे रखा है 10 mld मतलब 10 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे के बराबर क्वांटिटी दे रखी है, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दे रखा है कितना 10⁵ लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे के बराबर। तो ये से ये जाएगा, ये से ये जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर दे रखा है हमारे पास, ये से ये क्वांटिटी जाएगी, बचेगा 10, तो 100 मीटर स्क्वायर के बराबर आंसर आ गया। सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, पूछे जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, हाउ मेनी केजी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज नीडेड पर डे।
पर डे कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए टू क्लोरिनेट 4 ml ऑफ वाटर। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ब्लीचिंग पाउडर क्वांटिटी पूछवा ली हमसे और कितनी क्वांटिटी का पानी ट्रीट करना है। यहां तो देखो टाइम भी दे रखा है, क्या इस टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अभी क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास देयर रिमेन्स, इतने समय के बाद देयर रिमेन्स रेसिडुअल क्लोरीन ऑफ दिस मच, द इनपुट वाटर हैज अ क्लोरीन डिमांड ऑफ दिस मच एंड दैट द ब्लीचिंग पाउडर हैज ओनली 25% अवेलेबल क्लोरीन। दो फॉर्मूले यूज होते हैं क्लोरीन के क्वेश्चन में। हमारे पास एक होता है अप्लाइड नहीं Cl2 डोसेज, लिखता हूं Cl2 डोसेज जो होता है वो दो चीजों ध्यान रख के बनाया जाता है। एक हमारे पास Cl2 की डिमांड कितनी है और हमें बाद में रेसिडुअल Cl2 रखना कितना है, रेसिडुअल Cl2 रखना कितना है। और दूसरी चीज जो Cl2 का डोसेज है वो आएगा ब्लीचिंग पाउडर के डोसेज से। तो ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज कितना है वो डिपेंड करेगा उसके परसेंटेज Cl2 एबिलिटी के ऊपर, कि कितना परसेंटेज उसके अंदर क्लोरिनेशन की एबिलिटी है। तो इसमें 25% अवेलेबल क्लोरीन है, जितना डालेंगे उसका कुछ लगभग प्रतिशत मिलेगा, वही डोसेज बनेगा। और वही डोसेज दो चीज को रेसिडुअल क्लोरीन को। तो जरा समझते हैं, हमारे पास हमें क्लोरीन बचना कितना चाहिए 0.25 mg पर लीटर, पानी की डिमांड कितनी 1.25, तो 1.25 और 0.25 बनता है हमारे पास Cl2 डोसेज। यहां पर मैं लिख लेता हूं हियर Cl2 का जो डोसेज होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हमारे पास डिमांड दे रखी है 1.25 और रेसिडुअल है 0.25, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.5 mg पर लीटर के बराबर। ये पर लीटर पे इतनी क्वांटिटी चाहिए। हमें कितना केजी ब्लीचिंग पाउडर चाहिए पड़ेगा एक दिन में? अगर 4 ml का पानी हमें ट्रीट करना हो और 40 मिनट का कॉन्टेक्ट पीरियड हो, ब्लीचिंग पाउडर की इतनी मात्रा हमारे पास काम की है। इसी वाली वैल्यू को यहां पुटअप कर देते हैं, तो हमारे पास यहां पर निकल कर आएगा 1.5 mg पर लीटर इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज कितना निकल कर आएगा इंटू 25/100, 25% एबिलिटी है। 100 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 150 बटे 25, तो कितना बनेगा 6 mg पर लीटर। तो हमारे पास यहां से लिखा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर डोसेज इज इक्वल टू 6 mg पर लीटर। अब पूरे दिन भर में कितना पानी चाहिए? तो हमारे पास टोटल ब्लीचिंग पाउडर कंज्यूम्ड कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू जो ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज है, जो ब्लीचिंग पाउडर डोसेज है इनटू हमारे पास टोटल वाटर ट्रीटेड, टोटल वाटर कितना हम ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे पास डोसेज है 6 mg पर लीटर का और पानी ट्रीट कर रहे हैं 4 × 10⁶ लीटर्स पर डे का। तो लीटर से लीटर तो गया और mg को kg में कर लेते हैं। आंसर किसमें पूछा है? kg में पूछा है। mg को kg में कर लेते हैं तो बनेगा कितना? ये बनेगा 24 kg पर डे के बराबर का ब्लीचिंग पाउडर चाहिए हमें। तो हमारे पास क्या आंसर है? ये रहा आंसर, बिल्कुल है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर जो है वो हमारे लिए सही निकल कर आ रहा है। अगला सवाल पूछा है था डिजाइन ओवरफ्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज चूजन कंसिडरिंग। डिजाइन ओवरफ्लो रेट किन चीजों को ध्यान में रख के चूज किया जाता है? या तो ये दिमाग में रख लो या फिर ये चेक कर लो किस पे डिपेंड करता है। तो सेटलिंग वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया और हमारे पास ये होता है G-1 GD² अपॉन 18 म्यू के बराबर। तो क्या यहां पर हमारे पास फ्लो थ्रू रेट, ये फ्लो रेट थ्रू गलत लिखा हुआ है, फ्लो रेट थ्रू द टैंक ये भी कह सकते हैं, फ्लो थ्रू रेट टैंक ये भी कह सकते हैं। फ्लो थ्रू रेट हमारे पास जो है वो एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिपेंड करता है। हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास डिसाइड करती है क्या? जो डिसाइड करती है हमारे पास लेंथ ऑफ द टैंक। तो हमारे पास ये आंसर तो नहीं होगा। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड, बिल्कुल सही बात है। किस साइज का पार्टिकल रिमूव करना है जो है वो क्या लेके चलना पड़ेगा? हमारी सेटलिंग वेलोसिटी, ओवरफ्लो रेट लेके चलना पड़ेगा। हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी यही डिसाइड करता है कि एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, सेटलिंग वेलोसिटी हमारे पास कितनी लेके चलनी है, यही डिसाइड करता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? तो देखो वॉल्यूम तो होता है हमारे पास डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम।
तो कितना समय हमारे पास है और कितना डिस्चार्ज आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम। तो हमारे पास वो तो हो गया डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम, तो ये भी नहीं होगा। डिटेंशन टाइम इन द टैंक, तो डिटेंशन टाइम इन द टैंक हमारे पास हम कितनी सेटलिंग वेलोसिटी रख पाते हैं और कितना हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी चाहिए, उसके बेसिस पे हम जो है वो डिटेंशन टाइम हमारे टैंक का लेकर चल रहे हैं। तो इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंडिंग। आंसर क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास हमारा जो है वो एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी रिमूव हमारे पास कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा एफिशिएंसी मिल जाती है। जितना छोटा वीएस होता है उतनी ज्यादा एफिशिएंसी मिल जाती है। आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा है हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर इज नीडेड टू क्लोरिनेट 5000 लीटर ऑफ वाटर whose chlorine demand is 2 mg per liter assuming that the bleaching powder has 25% available chlorine। आपको अगर रेसिडुअल के बारे में नहीं बोला जाए, इफ नो इन्फो अबाउट क्या रेसिडुअल, अगर रेसिडुअल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फो अबाउट रेसिडुअल, टेक इट एज जीरो। इसे क्या लेके चलोगे, जीरो लेके चलोगे। तो अब हमारे पास जो है वो पूछा है कि क्लोरीन की डिमांड ही हमारे लिए क्या बन जाएगी अब, देयरफॉर Cl2 डिमांड ही अब क्या बन जाएगी, Cl2 डोसेज बन जाएगी। ठीक है, और जो कि कितनी है हमारे पास, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 mg पर लीटर के बराबर। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर डोसेज होता है, Cl2 डोसेज जो होता है, ये होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का जो डोसेज होगा इनटू परसेंटेज Cl2 एबिलिटी। तो हमें Cl2 डोसेज तो पता है कितना है, 2 mg पर लीटर के बराबर, और क्लोरिनेशन एबिलिटी कितनी है 25%, तो डिवाइडेड बाय 25% 0.25 इक्वल टू ब्लीचिंग पाउडर डोसेज आ गया। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 25/100, मतलब 100/25 करते तो 200/25 आ जाता हमारे पास, तो 200/25 मतलब 8 आया था, तो ये कितना आ गया 8 mg पर लीटर के बराबर आ गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज। क्लियर है बात। अब जरा देखो आपके पास, अब आपको सॉल्व करना है आगे। तो पूछा है कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए 5000 लीटर ऑफ वाटर को क्लोरिनेट करने के लिए। हमारे पास देयरफॉर ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड, या फिर लिखता हूं टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड, टोटल ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड इक्वल टू हमारे पास जो भी ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज है इनटू क्या कर दें, वाटर टू बी ट्रीटेड। तो वाटर टू बी ट्रीटेड लिख सकते हैं यहां पर। ब्लीचिंग पाउडर का डोसेज है हमारे पास कितना, 8 mg पर लीटर, तो 8 mg पर लीटर के बराबर तो डोसेज आ गया। और कितना पानी ट्रीट करना है, तो वो करना है हमारे पास कितने दिन में, हाउ मच ब्लीचिंग नीडेड टू क्लोरिनेट दिस मच ऑफ वाटर हुज क्लोरीन डिमांड इज दिस मच। तो हमारे पास इतना, हमारे पास जो है वो लीटर पानी, 5000 लीटर पानी ट्रीट करना है। तो लीटर से तो लीटर गया, ये बचा 8 × 40, तो 40 × 10⁻³ मिलीग्राम के बराबर। क्वेश्चन किसमें पूछा है, ग्राम में पूछा है, तो ये बन जाएगा 40 ग्राम के बराबर। 40 ग्राम हमारा सही आंसर आना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि इनक्रस्टेशन ऑफ सैंड अकर्स, इनक्रस्टेशन का मतलब होता है डिपोजिशन, इनक्रस्टेशन का मतलब होता है डिपोजिशन या फिर समझ लो ब्लॉकेज। डिपोजिशन कब बोलते हैं, पाइप में बोलते हैं। डिपोजिशन कब बोलते हैं, डिपोजिशन इन पाइप, और ब्लॉकेज, ब्लॉकेज इन वॉइड्स। तो सैंड फिल्टर के अंदर इनक्रस्टेशन ऑफ सैंड अकर्स इन रैपिड सैंड फिल्टर व्हेन वाटर सॉफ्टन्ड बाय लाइम सोडा इज फेड इन फॉर फिल्ट्रेशन। तो क्या ऐसा होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि लाइम सोडा की वजह से क्या बनेंगे, हार्डनेस, हार्डनेस जो हमारे पास सेटल नहीं हो पाई, हार्डनेस विच कुड नॉट सेटल, जो प्रेसिपिटेट होंगे सेटल नहीं हो पाई, वो आगे जाके हमारे रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर अगर प्रेसिपिटेट बन गई तो वो वहां पर जो है वो जम जाएगी। द सैंड गेट्स कोटेड
with precipitates of COH whole twice and MgOH whole twice generated during softening of water by lime soda process, which leads to incrustation. Which leads to incrustation. Yes, it is true. Yes, it is true, but not only this. ये बात सही है, लेकिन सिर्फ ये अकेला रीजन नहीं है. नॉट ओनली दिस इज द रीजन. सिर्फ ये अकेला रीजन नहीं है. इंक्रस्टेशन जो है वो हमारे पास इंक्रस्टेशन इज ऑल्सो ड्यू टू और किसकी वजह से इंक्रस्टेशन है, और किसकी वजह से इंक्रस्टेशन है, तो वो है हमारे पास पहला पॉइंट हो सकता है कि फ्लॉक्स की वजह से हो. दूसरा हमारे पास सेडिमेंट पार्टिकल की वजह से हो. ठीक है, हमारे पास कहीं से धूल मिट्टी उड़कर आ जाए, डस्ट या मड पार्टिकल की वजह से हो. तो इन सब अलग अलग कारणों से भी हमारे पास जो है वो इंक्रस्टेशन होने के चांसेस होते हैं. तो सिर्फ ये अकेला ही कारण नहीं है हमारे पास. बात तो ये सही है और दूसरी वाली गलत है, तो दूसरा गलत और पहला वाला सही माना जाएगा. तो पहला सही और दूसरा गलत, सी इसका आंसर बोल दिया जाएगा. ठीक है. कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए टू डिसइंफेक्ट 10,000 liters of water? Chlorine demand is this much. It should be ensured that after 1 hour contact time 0.2 chlorine is available. तो जरा देखो, अब बिल्कुल तुरंत सॉल्व करते हैं. Cl2 डोसेज कितना बन जाएगा? बन जाएगा हमारे पास 1 mg पर लीटर प्लस 0.2 mg पर लीटर. एक हो गया डिमांड, एक हो गया रेसिडुअल. बन जाएगा हमारे पास 1.2 mg पर लीटर के बराबर. अच्छा, अब हमसे पूछा है कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, तो यही डोसेज हमारे पास किसके बराबर होता है? हमारे ब्लीचिंग पाउडर के बराबर होता है. तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ब्लीचिंग पाउडर डोसेज इक्वल टू क्या बनेगा? Cl2 का डोसेज डिवाइड बाय क्या लिख दूं? परसेंटेज Cl2 एबिलिटी. तो जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास 20% एबिलिटी है, तो ये बनेगा 1.2 इंटू 100 बाय 20. तो हमारे पास ये बनेगा 120, और 120 बटे 20 कितना बनेगा हमारे पास? 6 mg पर लीटर के बराबर. हाँ या ना? अब ये तो क्वांटिटी हो गई किसकी? हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर डोसेज की. हमें पानी ट्रीट करना है कितना? 10,000 लीटर. तो फिर से वही वाली बात, ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? तो हमारे पास यहां पर हमारे पास देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो भी डोसेज है इनटू कितना पानी हमें क्या करना है? ट्रीट करना है, वाटर ट्रीट करना है. तो ये बनेगा 6 इंटू वाटर कितना ट्रीट करना है? 10,000. तो हमारे पास यहां पर ये बनेगा 10,000. ये है mg पर लीटर और ये है हमारे पास लीटर्स में. तो ये आंसर आएगा हमारे पास मिलीग्राम में, और मिलीग्राम में आंसर यहां पर कैसे पूछा है? हमारे पास ये बन जाए कितना? 60 ग्राम के बराबर बन जाए. क्या बन जाएगा? 60 ग्राम के बराबर. 60 ग्राम आंसर तो कहीं दे ही नहीं रखा है. ये हो सकता है कि यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो? 60 ग्राम के बराबर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो. तो ये क्या है? डी शुड बी दी करेक्ट आंसर. ये देखो यहां पे गलत दे रखा है. ये क्या है? डी क्या होना चाहिए? 60 ग्राम के बराबर. क्वेश्चन पूछा है हमसे अगला, जस्ट रीड इट आउट जब तक हम पानी पी लेते हैं. द डिमांड ऑफ वाटर इज 150 लीटर्स पर हेड पर डे. एक इंसान की पानी की रिक्वायरमेंट इतनी है. इन अ सिटी ऑफ 1 लेक पॉपुलेशन, 1 लाख की पॉपुलेशन है. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन एज 1.5. मतलब कि ये हमारे पास डिमांड को, एवरेज डिमांड को मैक्सिमम डेली डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर ले लिया है अलग से. रिटेंशन टाइम है 4 घंटे का. ओवरफ्लो रेट दे रखा है कुछ यूनिट है लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे. एरिया ऑफ 3 मीटर डीप प्लेन सेडिमेंट टैंक एज पर सरफेस लोडिंग कंसिडरेशन विल बी. तो यार एरिया के बारे में क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया निकालना है हमें. ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है. तो सरफेस एरिया होता क्या है?
सरफेस एरिया होगा हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन सरफेस OFR अपॉन सरफेस OFR। तो हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन सरफेस OFR है, तो इसमें डिजाइन डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं? डिजाइन डिस्चार्ज हमारे पास निकल कर आएगा एक पर्सन को कितना पानी चाहिए इनटू टोटल पॉपुलेशन। तो उसको जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास डिजाइन डिस्चार्ज निकालने का तरीका 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ठीक है, और इनटू हमारे पास कैपिटा है 1 लाख। तो 1 लाख कैपिटा हो गया, और डिस्चार्ज लेना है कितने का? 1.5 के फैक्टर का। तो ये हो गया हमारे पास हमारा डिजाइन डिस्चार्ज। और सरफेस फ्लो रेट दे रखा है शायद लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, कितना है? 20,000। ओहो, ठीक है, लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। इसमें से देखो कैपिटा से कैपिटा गया, बाकी डाटा की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बाकी डाटा की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। कैपिटा से कैपिटा गया, ऊपर के लीटर से नीचे का लीटर गया, ऊपर के डे से नीचे का डे गया, मीटर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा? कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 1 जा और 2 5 जा। तो हमारे पास 150 इंटू 5 इंटू 150 इंटू 5 इंटू 1.5, यार 1125। और ये ऑप्शन में भी है, और यही करना भी था, और यही आंसर भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? चेक वॉल्व को हम क्या कहते हैं? नो रिटर्न वॉल्व। चेक वॉल्व को एको नाम से जाना जाता है, नो रिटर्न वॉल्व, या फिर इसी को कहते हैं हमारे पास रिफ्लक्स वॉल्व। क्या कहते हैं इसी को? रिफ्लक्स वॉल्व। जो हमारे पास स्लुइस वॉल्व होता है, स्लुइस वॉल्व जैसे भी और वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा गेट वॉल्व हो गया, या फिर आप बात कर लो बटरफ्लाई वॉल्व, सेम फंक्शनिंग है इसकी भी, बटरफ्लाई वॉल्व। या फिर इसके अलावा हम जो है वो नीडल वॉल्व की बात भी कर सकते हैं। ये सब एक जैसे हैं। अच्छा, एयर वॉल्व जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एयर रिलीफ होता है और एक हमारे पास एयर इनलेट होता है। स्काउर वॉल्व को एक और नाम से जानते हैं, जिस इज रेफर्ड एज ड्रेन वॉल्व। अब हमारे पास स्काउर वॉल्व और ड्रेन वॉल्व का पर्पस होता है, स्काउरिंग तब बोलते हैं जब उनमें किसी पाइपलाइन में से मिट्टी बाहर निकालना हो, और जब पाइपलाइन खाली करना हो तो उसे ड्रेन वॉल्व कहते हैं। दोनों एक ही जगह लगे होते हैं, दोनों की पोजीशन एक ही है, फंक्शन भी दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन जब पानी निकालना होता तो ड्रेन वॉल्व कहते हैं, मिट्टी निकालना हो तो स्काउर वॉल्व कहते हैं। टू रिमूव सिल्ट इन दी पाइपलाइन, बात तो सही है, डी वाला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। हमें नॉट करेक्टली मैच की बात करना है। एयर वॉल्व, अगर हमारे पास अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और पानी का पैसेज नहीं हो पाता तो वो एयर निकालनी पड़ती है, तो हमारे पास टू रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर, एयर रिलीफ वॉल्व लगता है। कभी कभी हमारे सिस्टम के अंदर वैक्यूम आ जाने की वजह से हमें पाइपलाइन खाली करना हो तो वो पाइपलाइन खाली नहीं हो पाएगी जब तक उसके अंदर एयर इनलेट नहीं कराएंगे, तो एयर इनलेट वॉल्व हमारे पाइपलाइन को खाली कराने में मदद करता है। बात तो ये भी सही दे रखी है। स्लुइस वॉल्व, गेट वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, नीडल वॉल्व, ये सब हमारे पास फ्लो कंट्रोल करने में मदद करते हैं, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी पाइपलाइन। तो ये बात बिल्कुल सही है। चेक वॉल्व के अंदर टू चेक वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन नहीं होगा, ये इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ वन डायरेक्शन होना चाहिए था। अगर ये होता तो आंसर सही हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। ए ही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। हमारे पास एट द फेर्यूल पॉइंट ऑफ अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहां होता है? ये जहां हमारे घर के सामने मेन पाइपलाइन गुजर रही होती है, वहीं पर होता है फेर्यूल, जहां से कनेक्शन हमें मिलता है, हाउस कनेक्शन मिलता है।
तो हमारे पास फेरियल की पॉइंट पर वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 10 टाउन्स हैविंग अ मेजॉरिटी ऑफ 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, आइडियल मिनिमम प्रेशर हेड ऑफ वाटर इज 12 मीटर। बिल्कुल सही बात। जब सिंगल स्टोरी की बात करते हैं तो सिंगल स्टोरी के केस में जो मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए मिनिमम 7 मीटर के बराबर। जब हम डबल 2 स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं तो 2 स्टोरी केस में यही प्रेशर 5 मीटर और 12 मीटर के बराबर होना चाहिए। हमारे पास यही जब हम 3 स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर यही 17 मीटर के बराबर होना चाहिए। और वहीं पर हमारे पास जब मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग आती है तो ऐसे बढ़ाते नहीं चले जाएंगे। हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में 22 मीटर तक जाया जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो मल्टी स्टोरी तो कितनी हो सकती है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या सभी में 5-5 मीटर बढ़ाते चले जाएंगे? नहीं, एक लिमिट से बढ़ाने के बाद फेरियल की लोकेशन पे पाइप फट भी सकता है, तो इतना प्रेशर नहीं बढ़ाते। इसके बाद यूज करते हैं क्या? बूस्टर पंप। क्या यूज करते हैं? बूस्टर पंप यूज करते हैं। बूस्टर पंप यूज करते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर बात देखा जाए एट द फेरियल पॉइंट ऑफ अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास ये इतना होना चाहिए 2 स्ट्रोक के लिए 12 मीटर। सही बात है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर हेड एट द फेरियल इज नेसेसरी टू रीच द हाईएस्ट फ्लोर ऑफ द 2 स्टोरी बिल्डिंग, ताकि ऊपर वाले पॉइंट पे पानी फिल हो सके। बात दोनों भी सही है। ए इज द करेक्ट आंसर हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द यूजुअल साइज ऑफ द रेसिडेंशियल फेरियल बोर वेरीज फ्रॉम। तो जो हमारे पास जो फेरियल का बोर होता है, जहां से हमारे पास हमारा जो है स्लीव निकल कर आता है, राइट है, मतलब जो है वो 90 डिग्री स्लीव जो हमारे पास होता है फेरियल पाइप, उसका जो डाया होता है वो 10 mm से 50 mm के बीच में होता है। इसके बाद लगता है हमारा गूज नेक। क्या लगता है? गूज नेक लगता है, जिसकी लेंथ 1 मीटर के बराबर हो सकती है, विच इज अ कर्व्ड पाइप। और फिर इसके बाद हमारे पास चालू होता है हमारा सर्विस पाइप चालू होता है। क्या होता है? सर्विस पाइप चालू होता है हमारे पास, जो कि गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है। ठीक है, वहीं पर हमारे पास गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन से। और वहीं पर हमारे पास गूज नेक जो है वो हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल पाइप होता है, कर्व्ड पाइप होता है। इसके बाद सर्विस पाइप के बाद हमारे पास क्या लगेगा? पानी हमें चाहिए या नहीं चाहिए? पानी हमें चाहिए या नहीं चाहिए? तो लगेगा हमारे पास यहाँ पर क्या? स्टॉप कॉक लगेगा। फिर इसके बाद हमारे पास पानी आगे हमें चाहिए या नहीं चाहिए? तो लगेगा क्या? हमारा वाटर मीटर लगेगा। हमें पानी जितना चाहिए वो हम यहाँ से लेके वाटर मीटर में रीडिंग ले लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे। इसके बाद लगता है हमारे पास हमारा क्या जो है वो हमारा चेक वाल्व, ताकि वो पानी का बैक फ्लो प्रिवेंट कर ले, क्योंकि रीडिंग जो आ चुकी है वो रीडिंग वापस से पीछे नहीं जानी चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा इन द फिगर शोन बिलो, हमारे पास x2 और x4 क्या रिप्रेजेंट करता है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्यूमुलेटिव फ्लो को बताता है और ये मंथ को बताता है। तो कैसे कैसे हमारे पास पानी जो है वो समय के साथ हम कितना पानी भेज चुके हैं, कभी पानी ज्यादा भेजा है, कभी पानी कम भेजा है, कभी ज्यादा कभी कम। तो इससे हमारे पास हमारा सप्लाई और डिमांड का कर्व यहां पर देखा जा रहा है। कांस्टेंट डिमांड कांस्टेंट है हमारे पास, हम सप्लाई कम ज्यादा कर रहे हैं। जब जब हमारे पास स्लोप होगा, स्लोप ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन हमारे पास स्लोप ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई से ज्यादा स्लोप का डिमांड, मतलब डिमांड का स्लोप आ गया, तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी? डेफिशिएंसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? डेफिशिएंसी आ जाएगी। और अगर हमारे पास स्लोप ऑफ सप्लाई ज्यादा आ गया स्लोप ऑफ डिमांड से, तो हमारे पास यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो बीच में कई बार ऐसा हुआ भी होगा, कहीं पर एक्यूमुलेशन हुआ होगा, कहीं पर हमारे पास फिर वो क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई होगी तो वो एक्यूमुलेशन यूज हो गया होगा, फिर एक्यूमुलेशन हो गया होगा, स्लोप ज्यादा है तो डिमांड सप्लाई कर्व का, फिर वो क्वांटिटी यूज हो गई होगी। तो अब यहां पर देखो, आपके पास यहां पर अगर पूछा जा रहा है x4 x4 कितना है, तो यहां पर एक्यूमुलेटेड सप्लाई है क्या? पहले तो ये देखो, आपका सप्लाई कर्व जो है उसमें इनके स्लोप को देखा जाता है। तो एक्यूमुलेटेड सप्लाई पे कमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डिमांड फॉर द पीरियड 1 to 2, 1 से 2 के बीच में कितनी डिमांड है एक्यूमुलेटेड, वो हमारे पास ये वाला अंतर आएगा x2 x3 का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितनी है? स्टोरेज रिक्वायरमेंट तो वो स्लोप के अंतर से समझ में आएगा। जितनी हमें चाहिए हमारे पास वही हमारे पास जो है वो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, जितना डिमांड चाहिए वही डिमांड होगी, वही स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी। ये भी नहीं हो सकता। x2 से x4 ये हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल है, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड सप्लाई कर्व,
क्यूमुलेटिव फ्लो को बता रहा है, तो सप्लाई की क्वांटिटी डिमांड से ज्यादा ही है, तो ये इतना हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा पानी, क्या है ये, सरप्लस इन द रिजर्वायर को बताता है। डी इज दी सप्लायर, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर, सरप्लस इन दी रिजर्वायर। अगले पर चलते हैं, अगला है 78th क्वेश्चन। तो 78th क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्व्स इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अलग अलग वॉल्व है हमारे पास, अभी पढ़ा हमने। चेक वॉल्व किस लिए काम आता है हमारे पास, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व किस लिए काम आता है, एयर रिलीफ, स्कॉर वॉल्व, स्लुइस वॉल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑटोमेटिकली। तो चेक वॉल्व ऑटोमेटिक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चलता है। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व हमारे पास वाटर हैमरिंग से अपने आप ऑपरेट होता है, ये भी ऑटो है। हमारे पास एयर रिलीफ वॉल्व, ये भी अपने आप, अगर ज्यादा एयर आ गई अपने आप रिलीज हो कर देगा, तो ये भी हमारे पास ऑटो पर है। स्काउरिंग वॉल्व, अब ये अपने आप पता नहीं कर सकता कितनी चीजें इकट्ठा हो गई है, तो ये हमारे पास मैनुअल है, क्या है ये, मैनुअल है। स्लुइस वॉल्व, किधर फ्लो लेके जाना है किधर नहीं लेके जाना है हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो ये भी क्या है, मैनुअल है हमारे पास, क्या है ये, मैनुअल है। तो ऐसे में हमारे पास 1, 2 एंड 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द राइजिंग मेन शुड नॉट बी लेस देन 0.8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पूछा है, राइजिंग मेन में वेलोसिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज जनरली लिमिटेड टू 1.8 मीटर पर सेकंड एंड नेवर अलाउड टू एक्सीड 3 मीटर पर सेकंड। इन द डिजाइन ऑफ लार्ज सीवेज पंपिंग स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पकड़ने किन किन चीजों को जरा देखो पहले आप। राइजिंग मेन की बात कर रहे हैं, मतलब मेन सीवर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मेन सीवर की बात कर रहे हैं। मेन सीवर किसका बनता है, कंक्रीट का बनता है, पहली चीज ये समझनी है। लार्ज सीवेज, लार्ज हमारे पास सीवेज है, तो यहां पर हमारे पास डिजाइन तो कर देंगे, लेकिन मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी भी चेक करनी पड़ेगी, उस पर जरा विचार करते हैं। हमारे पास जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है, जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है, वो हम कैसे निकालते हैं, तो वो है हमारे पास किससे, शील्ड फॉर्मूले से, जो कि गिवन है हमारे पास 1/n r⁴ अंडर रूट ऑफ k इंटू डाया ऑफ पार्टिकल, हमारे पास इंटू डाया ऑफ पार्टिकल इंटू क्या लिख सकते हैं, g-1 के बराबर, राइट। तो हमारे पास यहां पर ये फॉर्मूला बनता है वेर k इज बेसिकली कांस्टेंट विच कैन बी कंसिडर्ड इक्वल टू 0.8 0.9 के बीच में लगभग कुछ निकल के वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास हमारी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को बताने में मदद करता है। हमारे पास हमारी जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द राइजिंग मेन शुड नॉट बी लेस देन दिस मच। अगर हमारे पास हमें सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी चाहिए, तो हमारे फ्लो की वेलोसिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइम पर, मतलब मिनिमम आवरली की बात चल रही है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कहां पर, एट मिनिमम आवरली। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही दे रखी है उन्होंने, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज जनरली लिमिटेड टू 1.8 मीटर पर सेकंड, नेवर अलाउड टू दिस मच। एक लिमिट से ज्यादा क्यों नहीं कराई जाती, ताकि स्काउरिंग प्रिवेंट करें, क्या करें, स्काउरिंग प्रिवेंट करें। तो मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 1.5 से 2.5 मीटर पर सेकंड। ये है हमारे पास किसके लिए, ब्रिक सीवर के लिए, किसके लिए, ब्रिक सीवर के लिए। वहीं पर हमारे पास बात करते हैं 2.5 से हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड तक की मैक्सिमम लिमिट है, वो है हमारे पास किसके लिए, कॉन्क्रीट सीवर के लिए। किसके लिए है, कॉन्क्रीट सीवर के लिए। वहीं पर हमारे पास बात करते हैं 2.5 से 3.5 की मीटर पर सेकंड तक की मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी, स्काउरिंग वेलोसिटी है, वो किसके लिए है, स्टोन वेयर सीवर के लिए, स्टोन वेयर सीवर के लिए। हमारे पास यही वेलोसिटी भी टॉक अबाउट, तो 3.5 से 4.5 मीटर पर सेकंड तक की मैक्सिमम वेलोसिटी है किसके लिए, कास्ट आयरन सीवर के लिए। तो हमारे पास यहां पर अगली जो बात आती है कि 4.5 से 5.5 की, 4.5 से 5.5 तक की मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास अलाउएबल है, और वो किसके लिए, वो है ग्लेज्ड टाइल सीवर के लिए। तो ग्लेज्ड टाइल सीवर के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी परमिसिबल होती है, यहां पर हमारे पास उतने कम चांसेस है, रफनेस उतनी कम है। तो क्या कॉन्क्रीट सीवर के लिए मैक्सिमम 3 तक के लिए बोला है, तो क्या वो गलत बोला है, बिल्कुल सही बोला है। 1.8 तक हमारे पास जनरली लिमिटेड इतनी रखनी चाहिए, और मैक्सिमम वहां तक लेके जा सकते हैं, तो बात ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या लार्ज सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दोनों करती है, बोथ 1 and 2। आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है हमसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इज, आपके पास पूछा है
कि इक्वेशन और मेथड दे रखी है पहले वाले में और दूसरे में उसकी एप्लीकेशन पूछी है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, आंसर सही बताना है, कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। मैनिंग्स इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैनिंग्स इक्वेशन से जो हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आती है किसी भी ओपन चैनल फ्लो के लिए इज गिवन बाय 1/n r की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2 इससे दी जाती है। तो ये किसके लिए हो जाएगा हमारे पास? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो क्लोज पाइप होता है। स्टॉर्म सीवर डिजाइन के लिए हो जाएगा क्या? वो भी हमारे पास जो है वो स्टॉर्म सीवर डिजाइन, स्टॉर्म वाटर कैलकुलेशन चल रही है तो वो तो जमीन पे से बहते हुए पानी आएगा। सैनिटरी सीवर डिजाइन, हम सीवर को क्या मान के चलते हैं? हाफ या फिर हमारे पास 3/4 फुल कंडीशन मान के चलते हैं। तो मैनिंग्स के लिए ये वाला ऑप्शन तो सही चले जाना चाहिए। अगली बात करते हैं डार्सी विजबेक इक्वेशन। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। तो डार्सी विजबेक इक्वेशन में हमारे पास HF की बात आती है विच इज रेफर्ड एज FL_V² 2GD के बराबर, जहां पर हमारे पास ये फ्रिक्शन हेड लॉस को बताता है किसी भी पाइप फ्लो के अंदर, क्लोज पाइप फ्लो के अंदर। तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। हमारे पास यहां पर हार्डी क्रॉस मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड की जैसे एक और मेथड है विच इज रेफर्ड एज इक्विवेलेंट पाइप मेथड। इक्विवेलेंट पाइप मेथड का भी इस्तेमाल होता है जो बताती है कि कैसे आपके पास किसी भी पाइप नेटवर्क के अंदर पानी फ्लो हो रहा होगा। तो उसी के लिए पाइप नेटवर्क के अंदर पानी फ्लो हो रहा होगा उसको बताने के लिए कौन सी आ जाएगी? तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए हार्डी क्रॉस मेथड यूज हो जाएगी। ए का होना चाहिए 2, बी का होना चाहिए 1। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1। तो ये दोनों हो गए गलत, ये दोनों हो गए गलत, तो इन दोनों को हटा दो। ए का 2, बी का 1। अब बात करते हैं सी के लिए। तो सी के लिए 4 आ चुका है, सी के लिए 4 आ चुका है, तो यही सही हो जाएगा, हमें तीसरा वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन रैशनल मेथड का ऐसा होता है स्टॉर्म वाटर डिजाइन करने के लिए, तो वहां पर जो क्यू पीक निकल कर आता है हमारे पास स्टॉर्म वाटर का, इट इज इक्वल टू 1/36 इंटू KIA के बराबर, और KIA के बराबर हमारे पास पीक डिस्चार्ज निकल कर आता है रैशनल फॉर्मूले से। क्लियर है बात इतनी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये था हमारे पास ए वाला आंसर इसका सही। ओके, सो डियर स्टूडेंट, सेशन हमारा आज का यहीं पर हम खत्म करते हैं। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही हम हर सेशन के अंदर क्वेश्चंस को लेके चलते चले जाएंगे। विल वर्क ऑन दी अप्रोच, और हम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहां पर जैसे रिक्वायर्ड होती है वी आर पुटिंग अप इन दी सेशन। आप उसके अलावा और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन जानते हैं और अगर आपको लगता है तो यू कैन डायरेक्टली मेंशन इट इनटू द कमेंट सेक्शन। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू, मिलते हैं अगले सेशन में।